जेल की चार दीवारी में कैद मेलिनी बाहर से आती सैनिकों की आवाज सुन बिस्तर से उठकर एक व्हील चेयर पर बैठ गई। न जाने उस मासूम बच्ची ने ऐसा क्या किया था कि उसे मिलिट्री की कड़ी निगरानी में कैद करके रखा गया था। दूसरे ही पल सेल का दरवाजा खोल दो सोल्जर्स बंदूक ताने अंदर आए। मासूम सी मुस्कान लिए बैठी मेलिनी ने बड़े ही आदर से उन्हें नमस्कार किया, पर उन सोल्जर्स को मेलिनी से जरा भी हमदर्दी नहीं थी। उन्होंने मेलिनी के हाथ पैरों और सिर को व्हील चेयर से अच्छी तरह बांध दिया और उसे सेल से बाहर ले आए। मेलिनी की तरह वहां कई और बच्चों को भी सेल्स में कैद करके रखा गया था। सोल्जर उन सभी को अबॉर्शंस कहकर बुलाते थे और उनसे बदसलूकी से पेश आते थे। साथ ही सोल्जर्स उन बच्चों के करीब जाने से काफी डरते थे। वे हमेशा उनसे सीमित दूरी बनाकर चलते थे और एक बच्चे के साथ हमेशा दो सोल्जर्स को तैनात रहना पड़ता था। ये सारा काम मिलिट्री के सार्जेंट पार्क्स की देखरेख में होता था। इसी तरह सोल्जर मेलिनी और बाकी बच्चों को एक क्लासरूम में ले आए, जहां एक टीचर ने केमिस्ट्री के कुछ सवाल जवाब से उनकी पढ़ाई की शुरुआत की। लेकिन वो टीचर भी उन बच्चों से काफी घबराई हुई थी। वो हड़बड़ी में क्लास खत्म करके चली गई। इतने में ही उनकी दूसरी टीचर मिस जस्टिनो क्लास में आई। उस पूरे मिलिट्री बेस पर केवल जस्टिनो ही थी जिसे उन बच्चों से हमदर्दी थी। हर बार उन बच्चों को पढ़ाते वक्त जस्टिनो की आंखें नम हो जाती थी। जस्टिनो को मेलिनी से काफी लगाव था। मेलिनी बाकी बच्चों के मुकाबले काफी होशियार और समझदार तो थी ही, साथ ही वो जस्टिनो को अपनी आइडियल यानी कि आदर्श मानती थी। इसी तरह कुछ घंटे पढ़ाई के बाद सोल्जर्स ने उन बच्चों को वापस उनके सेल में कैद कर दिया। थोड़ी देर बाद सेल की छोटी सी खिड़की पर उन बच्चों के लिए खाना रख दिया गया। मेलिनी भी काफी भूखी थी। उसने खाने की प्लेट उठाई, लेकिन उस प्लेट में खाना नहीं बल्कि बिल बिलाते हुए कीड़े थे, जिसे देखकर किसी को भी घिन आ जाए। पर मेलिनी बड़े ही चाव से उन कीड़ों को चबा चबा कर खाने लगी। उन कीड़ों को खाने के बाद अचानक ही मेलिनी को एक नशा सा हो गया। इसी तरह रात हो गई। रात के वक्त उस मिलिट्री बेस की सीनियर डॉक्टर कॉल्डवेल मेलिनी के सेल के पास आकर रुकी। कॉल्डवेल हर रोज बच्चों से कुछ सवाल करके उनका आईक्यू चेक करती थी। कॉल्डवेल ने पाया था कि मेलिनी का आईक्यू बाकी बच्चों के मुकाबले काफी ज्यादा था। ऐसे ही कुछ सवाल जवाब के बाद कॉल्डवेल ने मेलिनी को 1 से 20 के बीच कोई नंबर चुनने को कहा। मेलिनी ने चुना नंबर 13। उसे नोट करके कॉल्डवेल वहां से चली गई। अगली सुबह बच्चों का फिर से वही रूटीन शुरू हो गया। सोल्जर्स उन्हें व्हील चेयर से बांधकर क्लासरूम में ले जाने लगे। तभी मेलिनी ने देखा कि आज सेल नंबर 13 में रहने वाले बच्चे कैनी को बाहर नहीं निकाला गया था। मेलिनी ने उसे ले जा रहे सोल्जर से पूछा कि कैनी कहाँ है, लेकिन उस सोल्जर ने मेलिनी को गालियां देकर चुप करा दिया। इसी के साथ सोल्जर्स मेलिनी और बाकी बच्चों को क्लासरूम में ले आए, जहां जस्टिनो उनका इंतजार कर रही थी। मेलिनी ने जस्टिनो से भी पूछा कि कैनी आज एब्सेंट क्यों है, लेकिन जस्टिनो ने भी उसके सवाल को टाल दिया और बच्चों को आज कहानी लिखने का टास्क दिया। इस पर मेलिनी ने जस्टिनो को एक दिल को छू जाने वाली एक कहानी लिखकर सुनाई, जिसमें मेलिनी ने जस्टिनो को एक बहादुर लड़की के तौर पर पेश किया था, जो बुरे लोगों से मेलिनी और उसके साथी बच्चों की सुरक्षा करती है। वो कहानी सुनकर जस्टिनो अपने आंसू रोक नहीं पाई। जस्टिनो मेलिनी के करीब आई और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरने लगी। पर तभी सार्जेंट पार्क्स वहां गुस्से में आया और उसने जस्टिनो को मेलिनी से दूर हटा दिया। सार्जेंट ने कहा, जस्टिनो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम्हें पता है ना इसका अंजाम क्या हो सकता है? अगर नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर सार्जेंट एक बच्चे के पास आया। उसने अपने हाथ में थूककर रब किया और अपना वो हाथ उस बच्चे के करीब ले गया। जस्टिनो सार्जेंट को ऐसा करने से रोकती रही, पर सार्जेंट नहीं रुका। तभी अगले ही पल सार्जेंट के हाथ को स्मेल करते ही उस बच्चे का मुंह अकड़ने लगा और अगले ही पल वो बच्चा किसी खूंखार भेड़िए की तरह गुर्राता सार्जेंट के उस हाथ को झपटने की कोशिश करने लगा। पर व्हील चेयर से बंधे होने के कारण वो उठ नहीं पाया। देखते ही देखते एक के बाद एक वहां मौजूद सारे बच्चे खूंखार होने लगे। ये देख जस्टिनो ने सार्जेंट को रोक दिया। सार्जेंट ने जस्टिनो से कहा, ये केवल इंसानों की नकल कर रहे हैं, इन्हें मासूम बच्चा समझने की गलती मत करना। असल में ये क्या है, तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो। इंसानों की गंध इन्हें असली रूप में ले आती है, इसलिए कभी इनके करीब मत जाना। ये बताकर सार्जेंट ने अपने हाथ में एक जेल लगा लिया। ये एक खास तरह का जेल था जिसे ब्लॉकर कहा जाता था। ये ब्लॉकर उन बच्चों को इंसानी गंध से दूर रखता था, इसलिए उन बच्चों के पास आने से पहले सारे स्टाफ को ब्लॉकर जेल लगाना जरूरी था। इंसानी गंध ना पाकर कुछ ही देर बाद वे बच्चे नॉर्मल हो गए और सोल्जर्स उन्हें वापस उनके सेल में ले आए। सार्जेंट ने बच्चों के साथ जो किया था उससे मेलिनी काफी गुस्से में थी। इसी दौरान सार्जेंट मेलिनी के सेल में आया। तभी मेलिनी ने सार्जेंट को गुस्से से देखा और बोली, अगर मेरी बस में होता तो मैं तुझे नर्क से भी बदतर सजा देती। ये सुनकर सार्जेंट बहुत ज्यादा चिढ़ गया
वो मेलेनी को व्हीलचेयर पर ही बंधी छोड़कर सेल लॉक करके चला गया। मेलेनी घंटों ऐसी ही बैठी रही। फिर कुछ देर बाद जस्टिनो वहां से गुजर रही थी। तभी उसने मेलेनी के सेल में झांक कर देखा। मेलेनी को ऐसे देख वो परेशान हो उठी। वो फौरन सेल के अंदर आई और उसे व्हीलचेयर से आजाद करने लगी। इस दौरान जस्टिनो मेलेनी के काफी करीब आ चुकी थी। तभी जस्टिनो की स्मेल पाकर मेलेनी का चेहरा अकड़ने लगा। उसने जस्टिनो से कहा, मिस, आपसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन जस्टिनो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। तभी अचानक मेलेनी खूंखार होने लगी और उसका मुंह अपने आप ही जस्टिनो के गर्दन की ओर बढ़ने लगा। पर मेलेनी ने किसी तरह खुद पर काबू किया और जस्टिनो से चिल्लाकर कहा, मिस जस्टिनो, भागिए, मुझसे दूर हो जाइए। पर तब तक जस्टिनो मेलेनी के हाथ खोल चुकी थी। अगले ही पल मेलेनी भूखे भेड़िए की तरह जस्टिनो पर ही झपटने को दौड़ी। पर जस्टिनो तुरंत वहां से बाहर भाग आई और दरवाजा बंद कर दिया। मेलेनी का ये रूप देख जस्टिनो रोती हुई उससे माफी मांगने लगी। फिर वो अपने शरीर में ब्लॉकर जेल लगाकर वहां से चली गई। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर कॉल्डवेल वहां आई। उसने मेलेनी की खिड़की से झांक कर देखा। मेलेनी अब नॉर्मल हो चुकी थी। कॉल्डवेल ने मेलेनी से एक बार फिर 1 से 20 के बीच कोई नंबर चुनने को कहा। इस बार मेलेनी ने चुना नंबर 4। उसे सुनकर कॉल्डवेल को भी हैरानी हुई, क्योंकि नंबर 4 मेलेनी के ही सेल का नंबर था। इसी के साथ वो रात बीत गई। अगली सुबह एक बार फिर सोल्जर्स बच्चों को क्लास के लिए ले जाने आए। मेलेनी भी अपनी व्हीलचेयर पर बैठ गई, पर सोल्जर ने मेलेनी के सेल का दरवाजा खोला ही नहीं और मेलेनी के अलावा सभी बच्चों को क्लासरूम में लेकर चले गए। लेकिन कुछ देर बाद मेलेनी के भी सेल का दरवाजा खुला, पर बाहर सार्जेंट था। मेलेनी ने सार्जेंट को नमस्कार किया। इसके बाद सार्जेंट मेलेनी को वहां से ले जाने लगा, पर वो उसे क्लासरूम में नहीं ले गया, बल्कि बेस कैंप से बाहर ले आया। मेलेनी जिंदगी में पहली बार बेस कैंप के बाहर निकली थी। कैंप के बाहर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और पूरा बेस कैंप गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। तभी एक खौफनाक मंजर सामने आया। कैंप के बाहर ढेरों खूंखार लोग कैंप के फेंस को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनका शरीर फंगस जैसी किसी चीज से लिपटा हुआ था। लग रहा था मानो वे अभी अभी कब्र से निकलकर आए हों। सोल्जर्स लगातार उन पर गोलियां बरसाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मौत का जरा भी खौफ नहीं था। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें खत्म करने के लिए सोल्जर्स की गोलियां भी कम पड़ गई थी। दरअसल अब पूरी दुनिया एक खतरनाक फंगल डिजीज का शिकार हो चुकी थी। ये फंगल इन्फेक्शन ओफियोकॉर्डिसिप्स यूनिलैटरलिस नामक एक फंगस के कारण फैला था, जिसे हंगरी नाम दिया गया था। ये बहुत ही तेजी से इंसान के दिमाग में अपनी जड़ें जमा लेते थे, जिससे इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देता था और बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाता था। फिर ये फंगस उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगता था। इस फंगस से इन्फेक्टेड इंसानों को हंगरीज कहा जाता था, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, जिंदा रहने के लिए अपना पेट भरना और अपनी आबादी को फैलाना। ये हंगरीज दूर से भी इंसानों की महक सूंघकर उन तक पहुंच सकते थे और जरा सी भी आहट इन्हें आकर्षित कर लेती थी। अगर ये किसी को काट ले तो वो इंसान भी हंगरी में तब्दील हो जाता था और जिंदा लाश बनकर रह जाता था। अब तक दुनिया के सारे लोग इसके चपेट में आ चुके थे। हालांकि हथियारों की बदौलत मिलिट्री के कुछ लोग अब भी इस इन्फेक्शन से बचे हुए थे और इस महामारी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और जेल में बंद मेलेनी और उसके साथी बच्चे इस इन्फेक्शन का इलाज ढूंढने के लिए उनकी आखिरी उम्मीद थी। सार्जेंट मेलेनी को एक लैब में ले आया, जहां डॉक्टर कॉल्डवेल अपने असिस्टेंट के साथ पहले से ही मौजूद थी। वहीं मेलेनी को एक कांच के डिब्बे में बंद एक इंसानी दिमाग दिखाई दिया। उस दिमाग में पूरी तरह फंगस लगा हुआ था और उस कांच के डिब्बे पर नंबर 13 लिखा हुआ था। उसे देख मेलेनी समझ गई कि ये सेल नंबर 13 में रहने वाले कैनी का दिमाग है, जो पिछली सुबह क्लास से एब्सेंट था। दरअसल कॉल्डवेल ही वो साइंटिस्ट थी जो इन्फेक्शन का इलाज ढूंढने का प्रयास कर रही थी। उसका मानना था कि मेलेनी और उसके साथी बच्चों में कुछ खास गुण हैं, जिसकी बदौलत वो वैक्सीन का आविष्कार कर सकती है। इसके लिए उसे उन बच्चों के दिमाग और बोन मैरो की जरूरत थी। अपने मकसद के लिए कॉल्डवेल कैनी की कुर्बानी दे चुकी थी, लेकिन वो नाकामयाब रही थी। इसलिए अब वैक्सीन बनाने के लिए वो मेलेनी को कुर्बान करने वाली थी। लेकिन मासूम मेलेनी इस बात से बेखबर थी। सार्जेंट ने मेलेनी को कॉल्डवेल के हवाले कर दिया। तभी कॉल्डवेल की असिस्टेंट ने मेलेनी को एक इंजेक्शन लगाया, जिससे मेलेनी बेहोश हो गई। कॉल्डवेल और असिस्टेंट ने मेलेनी को स्ट्रेचर से बांध दिया। अब वे लोग मेलेनी का ब्रेन निकालने वाले थे, लेकिन मेलेनी अब भी पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। ये देख असिस्टेंट उसे बेहोशी का एक और इंजेक्शन लगाने बढ़ी, पर तभी ऐन मौके पर जस्टिनो वहां पहुंच गई। जस्टिनो किसी भी हाल में मेलेनी को मरने नहीं देना चाहती थी। उसने एक फायर एक्सटिंग्विशर उठा लिया
और कॉल्डवेल को धमकाते हुए उसे मेलेनी को आजाद करने को कहा। पर कॉल्डवेल बोली, जस्टिनो तुम समझती क्यों नहीं, ये लड़की इंसान नहीं है बल्कि फंगस का ही एक जीता जागता रूप है, ये बस इंसानों की नकल कर रही है। लेकिन जस्टिनो ने कहा, क्या आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है? अगर आपने मेरी तरह इनके साथ समय बिताया होता तो ये बात कभी नहीं कहती। तभी कॉल्डवेल जस्टिनो को शांत होने के लिए कहकर अपनी सर्जिकल नाइफ नीचे रखने लगी। ये देख जस्टिनो भी जब फायर एक्सटिंग्विशर नीचे रखने गई तभी मौका पाकर कॉल्डवेल ने जस्टिनो की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क दिया। इतने में ही कॉल्डवेल की असिस्टेंट 2 सोल्जर्स को वहां बुला लाई जो जस्टिनो को पकड़कर वहां से ले गए। इसके बाद कॉल्डवेल फिर से मेलेनी का चीर फाड़ करने की तैयारी में लग गई। पर तभी मिलिट्री बेस में सायरन बज उठा जो किसी खतरे का संकेत था। लेकिन उसे सुनकर भी कॉल्डवेल ने अपना काम जारी रखते हुए असिस्टेंट को लैब का शटर गिराने को कहा। असिस्टेंट लैब का शटर गिराने लगी। इस दौरान असिस्टेंट कॉल्डवेल की ओर देखकर उससे बात कर रही थी और कॉल्डवेल का ध्यान भी मेलेनी की ओर था। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि हंग्रीज का एक झुंड तेजी से उनकी ही ओर दौड़ा आ रहा था। तभी शटर बस बंद होने से ठीक पहले एक हंगरी लैब की कांच तोड़ता हुआ अंदर आया और असिस्टेंट के हाथ पर अपने दांत घुसा दिए। ये देख कॉल्डवेल ने असिस्टेंट को छुड़ाया और एक कांच का टुकड़ा उठाकर उस हंगरी के सिर पर घोंप घोंप कर उसे खत्म कर दिया। पर तभी कॉल्डवेल को एहसास हुआ कि कांच से उसकी भी हथेली कट चुकी थी और उसके जख्म पर हंगरी का खून लग गया था। इतने में ही उधर हंगरी के काटने से कॉल्डवेल की असिस्टेंट भी खूंखार हंगरी में बदल गई और कॉल्डवेल को ही काटने दौड़ी। लेकिन कॉल्डवेल फौरन दूसरे दरवाजे से भाग निकली। असिस्टेंट गुर्राती हुई वहां गश्त लगाने लगी। मेलेनी अब भी स्ट्रेचर से बंधी पड़ी थी। पर अजीब बात थी कि असिस्टेंट ने मेलेनी को देखा तक नहीं और उसे छोड़ जमीन पर बिखरा अपना ही खून चाटने लगी। मौका पाकर मेलेनी ने वहां रखी एक सर्जिकल नाइफ उठाई और खुद को आजाद करके लैब से बाहर निकल आई। बाहर अब हालात मिलिट्री के काबू से बाहर निकल चुके थे। हंगरीज सुरक्षा दीवार तोड़कर बेस के अंदर घुस आए थे और सोल्जर्स का शिकार कर रहे थे। इसी दौरान मेलेनी ने देखा कि वे 2 सोल्जर्स जस्टिनो को पीटते हुए वहां से ले जा रहे थे। ये देख मेलेनी भागती हुई गई और उन दोनों सोल्जर्स पर लपक कर अपने दांतों से उनकी गर्दन नोच ली और उनका मांस चबा चबा कर खाने लगी। उनका मांस खाते ही मेलेनी को नशा सा हो गया और वो वहीं लेट गई। तभी जस्टिनो उसे उठाकर वहां से भागने लगी पर जस्टिनो हर तरफ से हंगरीज से घिर चुकी थी। इतने में ही मिलिट्री की एक गाड़ी उन हंगरीज को कुचलती हुई वहां पहुंची। उस गाड़ी में सार्जेंट पार्क्स और उसके 2 सोल्जर्स मौजूद थे। जस्टिनो मेलेनी को लेकर फौरन उस गाड़ी के पीछे सवार हो गई और सार्जेंट उन्हें लेकर हंगरीज से दूर निकल आया। उस गाड़ी में कॉल्डवेल भी मौजूद थी। उसे देख जस्टिनो ने मेलेनी को अपने पीछे छुपा लिया था। तभी सार्जेंट ने विंडो से जब मेलेनी को गाड़ी में देखा तो उसने मेलेनी पर बंदूक तान दी। पर जस्टिनो ने मेलेनी को वहां से दूर भगा दिया और सार्जेंट को भरोसा दिलाया कि मेलेनी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेलेनी उनसे दूर एकांत में जाकर बैठ गई। अब सार्जेंट और उसकी टीम अपना मिलिट्री बेस खो चुकी थी और अब दुनिया में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची थी सिवाय उनके मेन मिलिट्री बेस के, जहां उनके कमांडिंग ऑफिसर्स मौजूद थे। सार्जेंट ने अपनी टीम के साथ उस मिलिट्री बेस पर जाने का प्लान किया, लेकिन वो मिलिट्री बेस उनसे काफी दूर था, इसलिए उन्होंने पहले पानी और खाने के सामान जमा करने का फैसला किया। लेकिन सार्जेंट मेलेनी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। इस पर जस्टिनो मेलेनी को भी साथ ले जाने के लिए सार्जेंट से रिक्वेस्ट करने लगी, पर सार्जेंट इसके लिए राजी नहीं हुआ। तभी कॉल्डवेल ने कहा, सार्जेंट हमें मेलेनी को साथ ले जाना ही होगा क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए वो हमारी आखिरी उम्मीद है। इतना सुनते ही जस्टिनो ने कॉल्डवेल के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया, पर सार्जेंट ने जस्टिनो को शांत किया। सार्जेंट मेलेनी को साथ ले जाने के लिए राजी तो हुआ, पर उसने उसे गाड़ी के ऊपर मौजूद सीट पर बांध दिया और उसके मुंह पर मास्क भी लगा दिया। इसके बाद वे लोग आगे के सफर पर निकल पड़े। आगे जाकर उन्हें एक नदी नजर आई। उन्होंने गाड़ी वहीं रोक दी। सार्जेंट और उसके 2 सोल्जर गैलेहर और डिलन की निगरानी में जस्टिनो और कॉल्डवेल नदी से पानी भरने लगे। उन सभी ने बिल्कुल शांति बनाए रखा था क्योंकि हंगरीज हर जगह फैले हुए थे। जरा सी भी आवाज से वे आकर्षित हो सकते थे। पर तभी सोल्जर डिलन ने हवा से हिलती झाड़ियों से डरकर उस दिशा में फायरिंग कर दी, जिससे हंगरीज को उनकी भनक मिल गई और वे तेजी से उनकी ओर आने लगे। वे सभी फौरन गाड़ी की ओर भागे। सार्जेंट और सोल्जर साइलेंसर लगी अपनी बंदूक से उन्हें शूट करने लगे, पर उनकी तादाद कम ही नहीं हो रही थी। उधर जस्टिनो ने सबसे पहले गाड़ी के पास पहुंचकर मेलेनी को नीचे उतार लिया। इसी दौरान दूसरी ओर एक हंगरी ने डिलन को दबोच लिया और उसे काटने के लिए झपटने लगा, पर तभी सार्जेंट ने उस हंगरी को गोली से उड़ा दिया। इसी के साथ सारे लोग गाड़ी में चढ़ गए, पर सार्जेंट ने डिलन को बाहर ही रोक दिया।
क्योंकि हंगरी ने उसे काट लिया था। कुछ पलों में डिलन भी हंगरी में बदलने लगा। ये देख सार्जेंट ने उसे शूट कर दिया। इसके बाद सार्जेंट वहां से निकलने के लिए गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गोलीबारी में गाड़ी की फ्यूल लाइन में छेद हो गया था, जिससे फ्यूल की टंकी खाली हो गई थी। इस पर सार्जेंट ने फैसला किया कि अब वे लोग पैदल ही मिलिट्री बेस की ओर रुख करेंगे और डायरेक्ट लंदन शहर से होकर जाएंगे, क्योंकि लंदन वहां से पास ही था। हालांकि सार्जेंट ये जानता था कि लंदन शहर हंगरीज से भरा होगा, पर वो ये जोखिम उठाने को तैयार था, क्योंकि लंदन में उन्हें खाने की चीजें भी मिल सकती थी। फिर वे सभी लंदन शहर की ओर निकल पड़े। लंदन पहुंचकर उन्होंने देखा कि शहर के हर कोने में हंगरीज की भीड़ जमा थी और वहां फूड स्टोर्स भी सालों पहले ही लूटे जा चुके थे, पर आगे जाने का कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए सार्जेंट ने खतरा उठाया। सभी ने अपने शरीर पर वो ब्लॉकिंग जेल लगा लिया ताकि हंगरीज को उनकी महक ना आ सके। फिर सार्जेंट और उसके सोल्जर गैलेहर की अगुवाई में सभी लोग बिना शोर किए दबे पांव हंगरीज के बीच से निकलने लगे। दहशत का वो माहौल उन्हें अपनी सांसों की आवाज को भी धीमा करने पर मजबूर कर रहा था। पर तभी आगे जाकर हंगरीज की तादाद और ज्यादा घनी हो गई। अब उनके बीच से निकलना नामुमकिन था, इसलिए उन लोगों ने पास ही एक हॉस्पिटल में पनाह ले ली। सार्जेंट ने मेलेनी को वहीं हथकड़ी से बांध दिया। कॉल्डवेल मेलेनी की निगरानी करने के लिए उसके साथ ही रुकी और जस्टिनो, सार्जेंट और सोल्जर हॉस्पिटल में आगे जाकर खतरे का जायजा लेने लगे। इसी दौरान मेलेनी ने कॉल्डवेल से पूछा, डॉक्टर कॉल्डवेल, मैं आखिर क्या हूँ और कहां से आई हूँ? इस पर कॉल्डवेल ने उसे बताया, महामारी फैलने के बाद सार्जेंट पार्क्स और उसके लोग सर्वाइवर्स की खोज में जाया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने कुछ अजीब देखा। उन्हें कुछ नवजात बच्चे मिले। हालांकि वो भी फंगस से इन्फेक्टेड थे, पर वे बाकी हंगरीज की तरह नहीं थे, बल्कि वे साधारण इंसानी बच्चों की तरह ही बर्ताव कर रहे थे। ये सुनकर मेलेनी ने पूछा, वो बच्चे कहां से आए थे? इस पर कॉल्डवेल ने कहा, जहां से सारे बच्चे आते हैं, अपनी माँ के कोख से। वो बच्चे मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में पाए गए थे अपनी माँ के साथ, लेकिन उनकी माँ का शरीर खोखला था। दरअसल जब मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में डिलीवरी के लिए भर्ती हुई प्रेग्नेंट महिलाएं इन्फेक्टेड होकर हंगरीज में बदल गई, तब ये इन्फेक्शन उनके गर्भ में मौजूद बच्चों में भी फैल गया था और वे बच्चे भी हंगरीज में बदल गए थे। वे बच्चे अपनी माँ के अंदरूनी अंगों को खाकर बाहर निकले थे। असल में वे बच्चे हंगरीज के सेकंड जनरेशन थे, एक हाइब्रिड, यानी कि आधे इंसान और आधे हंगरी। ये सुनकर मेलेनी दंग रह गई। उसने कहा, तो आप कहना चाहती है कि मैं भी एक हाइब्रिड हूँ और अपनी ही माँ को खाकर जन्मी हूँ? पर यह सच नहीं हो सकता। कॉल्डवेल ने कहा, यही सच्चाई है। फंगस ने तुम्हारे ब्रेन में अपनी जड़ें जमा रखी हैं, पर मेलेनी तुम में वो खासियत है जिससे मैं इस फंगल इन्फेक्शन की वैक्सीन बना सकती हूँ और मानव जाति को बचा सकती हूँ। लेकिन ये सब सुनकर मेलेनी मायूसी से वहीं बैठी रही। इसी तरह वो दिन गुजर गया। फिर अगली सुबह सार्जेंट ने देखा कि अब सारे हंगरीज हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर ही जमा हो गए थे। ये देख सार्जेंट ने कहा, हम बिना खाना पानी के ज्यादा दिन यहाँ छुपे नहीं रह सकते। हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। इस पर गैलाहर ने कहा, शायद अभी हमें इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कोई कुत्ता या बिल्ली यहाँ से गुजरे और उसकी आवाज से ये हंगरीज उसके पीछे चले जाएं। लेकिन सार्जेंट इतने समय तक इंतजार नहीं कर सकता था। तभी मेलेनी ने कहा, मैं इन्हें भगा सकती हूँ, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाहर जाकर मैं इन्हें यहाँ से भगाने का तरीका ढूंढ लूंगी। इस पर सभी राजी हुए। इसके बाद मेलेनी हॉस्पिटल से बाहर आई। एक हाइब्रिड होने की वजह से उसे हंगरीज से कोई खतरा नहीं था। मेलेनी पहली बार आजादी महसूस कर रही थी। वो आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने लगी। तभी उसे एक बिल्ली दिखाई दी। उसे देखते ही मेलेनी अचानक खूंखार हो गई। उसने अपना मास्क उतार फेंका और उस बिल्ली का शिकार करके उसे बड़े ही चाव से खाने लगी। भूख शांत होने पर मेलेनी वापस नॉर्मल हो गई। इसी दौरान वो एक घर में आई। वहीं उसे एक कुत्ता नजर आया। मेलेनी उसे लेकर वापस लौटने लगी। तभी उस कुत्ते की आवाज ने हंगरीज का ध्यान आकर्षित कर लिया। मेलेनी ने कुत्ते को वहीं छोड़ दिया, जिसके बाद सारे हंगरीज उस कुत्ते के पीछे भाग गए। मेलेनी के वापस लौटने पर जस्टिनो और बाकी लोग मेलेनी के मुंह में खून लगा देख सन्न रह गए। पर मेलेनी ने उनसे कहा, अब मैंने अपना पेट भर लिया है, इसलिए आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर सार्जेंट ने दोबारा मेलेनी को मास्क पहनाकर उसे हथकड़ी लगा दी और वे लोग आगे के सफर पर निकल गए। आगे मेलेनी पहले की तरह उनके लिए हंगरीज के झुंड को रास्ते से भगाती जा रही थी। तभी एक जगह पर आकर उन्हें एक हैरान कर देने वाला मंजर नजर आया। वहां जगह जगह पर हंगरीज के आंख, नाक और मुंह से पौधों की बेलें निकल आई थी और उन बेलों पर एक अजीब तरह का फल भी लगा हुआ था। उसे देख सार्जेंट ने कॉल्डवेल से पूछा, आखिर ये सब क्या है? इस पर कॉल्डवेल ने बताया, ये हंगरीज के लाइफ साइकिल का दूसरा चरण है। दूसरे चरण में इनके दिमाग में मौजूद फंगस पौधे उगाने लगते हैं।
ऐसा ही मंजर मैंने ब्रिसल शहर में भी देखा था। ये सुनकर मेलिनी ने पूछा, फंगस की जड़ें तो मेरे ब्रेन में भी हैं, क्या मेरे अंदर से भी पौधे निकलने लगेंगे? इस पर कॉल्डवेल ने कहा, क्या तुम्हें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब पता है? इसका मतलब है कि दो जीवों का एक दूसरे के साथ ऐसा तालमेल जिससे दोनों जीवों को फायदा पहुंचे, जैसे कि प्लवर बर्ड, जिसे टूथपिक बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये पक्षी मगरमच्छ के दांतों में फंसे भोजन के छोटे छोटे टुकड़े, पैरासाइट्स और गंदगी को खाते हैं और मगरमच्छ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि इससे मगरमच्छ के दांत भी साफ हो जाते हैं और उसे इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं होता। बदले में उस पक्षी को पोषक तत्वों से भरपूर खाना भी मिल जाता है। इससे दोनों जीवों को फायदा पहुंचता है। शायद ऐसा ही सिम्बियोटिक रिलेशनशिप सेकंड जनरेशन यानी कि तुम्हारी जनरेशन का हंगरीज के साथ है, इसलिए वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी तरह थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें एक और भयानक दृश्य दिखाई दिया। आगे एक टावर के पास ढेरों हंगरीज मरे पड़े थे और उनसे निकली पौधों की बेलों ने पूरे टावर को ढक लिया था। उन बेलों में लाखों की संख्या में फल लगे हुए थे। कॉल्डवेल ने बताया, जैसा कि मैंने कहा था, यह हंगरीज के लाइफ साइकिल का दूसरा स्टेज है। इनके ये फल एक पॉड की तरह है जिसमें इनके बीज हैं। अगर ये पॉड्स फूट गए तो इसके सूक्ष्म बीज हवा के जरिए पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और तब ये फंगल इन्फेक्शन हवा के जरिए भी फैलने लगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो मानव जाति को खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। हालांकि ये पॉड्स काफी ठोस हैं, इसलिए ये आसानी से फूटेंगे नहीं। इसी तरह बातें करते हुए जब वे लोग थोड़ा और आगे गए, तभी उन्हें मिलिट्री की एक बड़ी सी गाड़ी नजर आई। उसे देख कॉल्डवेल ने बताया, ये एक चलता फिरता लैब है। मैं ये जानती हूँ क्योंकि हमने ऐसे ही फुली फंक्शनल मोबाइल लैब्स बनाए थे। ये काफी मजबूत है और सोलर एनर्जी से चलता है, इसलिए इसमें बिजली कभी नहीं जाती। उस मोबाइल लैब में एक इमरजेंसी एंट्रेंस भी था, जहाँ से वे लोग लैब के अंदर आ गए। अंदर आते ही सबसे पहले उन्होंने वहाँ खाने की तलाश की। हालांकि वहाँ गैस ऑन करने के लिए माचिस तो थी, पर खाने के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं था। इस पर सार्जेंट ने गैलाहर को आसपास खाने की तलाश में बाहर भेज दिया और खुद वहां रेडियो पर दूसरे मिलिट्री बेस से संपर्क करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उधर मेलिनी को भी भूख लग रही थी, इसलिए वो अपना आपा खोने लगी थी। मेलिनी ने सभी से कहा, आप लोगों की खुशबू मेरी भूख को और बढ़ा रही है। अच्छा होगा अगर आप मुझे अपना खाना ढूंढने बाहर जाने दें। ये सुनकर सार्जेंट ने देरी न करते हुए मेलिनी को हथकड़ी और मास्क से आजाद कर बाहर भेज दिया। मेलिनी खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। तभी परिंदों के एक झुंड को देखकर वो एक बिल्डिंग की छत पे चली गई। दूसरी ओर गैलेहर भी इसी इलाके में खाने की तलाश कर रहा था। तभी कोई साये की तरह गैलेहर का पीछा करने लगा। इधर छत पर पहुंचकर मेलिनी ने एक पक्षी का शिकार कर लिया था और मजे से उसे नोच नोच कर खा रही थी। तभी उसे आसपास कहीं से कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी। मेलिनी उस आवाज का पीछा करती हुई जब छत पर मौजूद एक कमरे तक आई तो देखा कि उस कमरे में कुछ बच्चे मौजूद थे। उन बच्चों का बर्ताव और पहनावा बिल्कुल आदि मानवों की तरह था। असल में वो बच्चे भी मेलिनी की तरह हाइब्रिड थे, यानी कि आधे इंसान और आधे हंगरी। लेकिन वे बिना किसी परवरिश के बड़े हुए थे, इसलिए उनका बर्ताव आदि मानवों जैसा था। तभी उनका एक साथी बाहर से वहां आया और इशारों में उन्हें बताने लगा कि उसे एक शिकार की गंध मिली है। दरअसल वो जिस शिकार की बात कर रहा था वो गैलेहर था, जिसका वो बच्चा काफी समय से साये की तरह पीछा कर रहा था। तभी उसे सुन उन हाइब्रिड्स का लीडर एक बैट लेकर खड़ा हो गया और वे सभी अपने शिकार यानी कि गैलेहर की ओर दौड़ पड़े। ये देख मेलिनी तुरंत भागकर लैब में आई और सार्जेंट और जस्टिनो को बताया कि गैलेहर की जान खतरे में है। मेलिनी उन्हें सारी बात समझाने लगी। उधर गैलेहर खाना न मिलने से निराश होकर वापस लैब में लौट रहा था। इसी दौरान उसे सड़क पर खाने से भरा एक कैन मिला। गैलेहर ने खुशी से उस कैन को उठा लिया और आगे बढ़ गया। तभी आगे उसे फिर एक कैन मिला। गैलेहर ने शक की निगाहों से कुछ पल आसपास देखा, लेकिन फिर उसने उस कैन को भी उठाकर अपने पास रख लिया। तभी जब वो थोड़ा और आगे आया तो आगे एक और कैन पड़ा हुआ था। गैलेहर ने देखा कि उस कैन के करीब ही एक फूड स्टोर था, जिसका शटर हल्का सा खुला था। उस वक्त उसे भूख इतनी लगी थी कि गैलेहर ने ज्यादा सोचा नहीं और स्टोर के अंदर घुसने लगा। गैप कम थी, इसलिए गैलेहर ने अपने इक्विपमेंट्स बाहर ही उतार दिए और बंदूक लेकर घिसटता हुआ शॉप के अंदर घुस आया। अंदर पहुंचकर उसे लगा जैसे वो जन्नत में आ गया हो, क्योंकि वो स्टोर खाने के सामानों से भरा पड़ा था। लेकिन गैलेहर समझ नहीं पाया था कि ये उन हाइब्रिड बच्चों का बिछाया एक जाल है। दूसरी ओर सार्जेंट वॉकी टॉकी पर गैलेहर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गैलेहर ने तो अपना वॉकी टॉकी बाहर ही छोड़ दिया था। गैलेहर से कोई जवाब ना पाकर सार्जेंट मेलिनी और जस्टिनो के साथ उसकी तलाश में निकल गया। इस दौरान मेलिनी अपनी सूंघने की शक्ति से गैलेहर का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर स्टोर में गैलेहर मजे से स्नैक्स खा रहा था।
तभी अचानक एक हाइब्रिड उसके पीछे आ गया। उसे देख गैलेहर अचंभित रह गया। वो हाइब्रिड इंसानों की जीवन शैली से पूरी तरह अनजान था, इसलिए वो गैलेहर को एक चूहे का लालच देकर अपने पीछे बुला रहा था। गैलेहर उसे बस एक मासूम बच्चा समझ बैठा और उसका पता ठिकाना पूछता हुआ उसके पीछे जाने लगा। इस दौरान वो जब स्टोर के शेल्फ से होकर आगे आया, तभी वहां छुपे 2 हाइब्रिड्स ने चाकू से उसकी दोनों टांगे चीर दी। गैलेहर दर्द से तड़पता हुआ वहीं गिर पड़ा। अगले ही पल सारे हाइब्रिड्स ने उसे घेर लिया और तभी उन हाइब्रिड्स का लीडर वहां आया। उसे देख गैलेहर ने ग्रेनेड निकाल लिया और उन्हें डराने लगा कि अगर वे पास आए तो वो धमाका कर देगा। लेकिन उन हाइब्रिड्स में डर नाम की जैसे कोई चीज ही नहीं थी। वे लोग एक ही साथ गैलेहर पर टूट पड़े और उसे चीर फाड़ कर जिंदा ही खाने लगे। उधर दूसरी ओर मेलिनी भी गैलेहर को सूंघती हुई सार्जेंट और जस्टिनो के साथ स्टोर तक पहुंच गई। वे लोग शटर उठाकर जब स्टोर के अंदर गए तो देखा कि उन हाइब्रिड ने गैलेहर को खाकर आधा कर दिया था। उसे देख सार्जेंट ने गुस्से में कहा, उन कमबख्त हाइब्रिड्स को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मेलिनी ने कहा, वो बुरे नहीं हैं, वो बस जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जैसे कि हम सब करते हैं। तभी जस्टिनो ने कहा, लगता है उन हाइब्रिड्स ने गैलेहर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाया था, जैसा हम जानवरों को फंसाने के लिए करते हैं। ये सुन मेलिनी ने घबराकर कहा, और ये दूसरा ट्रैप है। ये कहकर मेलिनी स्टोर से बाहर निकली। बाहर उन सारे हाइब्रिड्स ने उन्हें घेर लिया था। ये देख सार्जेंट उन्हें खत्म करने के लिए बंदूक उठाने लगा, लेकिन मेलिनी ने उसे रोक दिया और कहा, आप पीछे रहिए, मैं इनसे निपटती हूँ। ये कहकर मेलिनी आगे बढ़ी। तभी एक हाइब्रिड गुर्राकर भागता हुआ मेलिनी को मारने आया, पर मेलिनी ने एक ही मुक्के में उसे धूल चटा दी। ये देख उनका लीडर गुस्से में मेलिनी पर झपट पड़ा। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होने लगी, पर मेलिनी ने बड़ी ही चालाकी से उसे भी हथकड़ी से बांध दिया। पर वो लीडर अब भी मेलिनी की जान लेने पे आमादा था। ये देख मेलिनी ने गुस्से में बैट उठा लिया और उस लीडर को पीट पीट कर खत्म कर दिया। मेलिनी का ये भयानक रूप देख जस्टिनो और सार्जेंट भी सन्न रह गए। वहीं अब बाकी हाइब्रिड्स मेलिनी से डर रहे थे। मेलिनी ने जस्टिनो और सार्जेंट से कहा, सिर झुकाकर मेरे साथ चलिए, इन्हें ऐसा लगना चाहिए जैसे मैं आपकी लीडर हूँ। ये सुनकर जस्टिनो और सार्जेंट सिर झुकाकर मेलिनी के पीछे पीछे वहां से निकल गए। लेकिन जब वे लोग वापस लैब में पहुंचे तभी कॉल्डवेल ने उन पर बंदूक तान दी। कॉल्डवेल के हाथ में एक गैस का सिलेंडर था जिस पर से कोई गैस लीक हो रही थी और कॉल्डवेल ने उस गैस से बचने के लिए मास्क पहना हुआ था। तभी उस गैस को सूंघते ही जस्टिनो, सार्जेंट और मेलिनी बेहोश हो गए। दरअसल शुरुआत में कॉल्डवेल के हाथ पर कांच से जो कट लगा था उसके जरिए उसके शरीर में इन्फेक्शन पॉइजन की तरह फैल रहा था, जिससे वो जल्द ही मरने वाली थी। लेकिन मरने से पहले वो किसी भी हाल में फंगल इन्फेक्शन की वैक्सीन बनाना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके रास्ते में कोई आए। इसलिए उसने जस्टिनो और सार्जेंट को नशीली गैस से बेहोश कर दिया था। कॉल्डवेल मेलिनी को खींचकर ऑपरेशन रूम में ले आई और उसका ब्रेन निकालने की तैयारी करने लगी। पर तभी अचानक मेलिनी उठ खड़ी हुई। ये देख कॉल्डवेल उसे मारने के लिए चाकू उठाने लगी, लेकिन मेलिनी ने उससे कहा, हिम्मत भी मत करना डॉक्टर कॉल्डवेल, मैं आपसे कहीं ज्यादा तेज हूँ। मुझे देखकर आपको हैरानी हुई क्या? शायद आपको पता नहीं, पर मुझे इंसानों की तरह जीने के लिए सांस लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी सांस कई घंटे तक रोक सकती हूँ। ये सुनकर कॉल्डवेल ने हैरानी से कहा, इसका मतलब है कि ये हंगरी फंगस तुम्हारे शरीर को ऑक्सीजन देता है? मेलिनी बोली, हाँ, जैसा कि आपने बताया था, हमारा आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना हुआ है। ये सुनकर कॉल्डवेल ने कहा, देखो मेलिनी, मैं जल्द ही मरने वाली हूँ, पर मेरे पास वैक्सीन बनाने के लिए यहाँ सब कुछ है। मुझे केवल तुम्हारे ब्रेन और बोन मैरो की जरूरत है। तुम्हारे जरिए मैं वैक्सीन बना सकती हूँ और दुनिया को हंगरीज से मुक्त कर सकती हूँ। मेलिनी, क्या तुम चाहती हो कि जस्टिनो उन खूंखार जिंदा लाशों में बदल जाए? लेकिन मेलिनी ने कहा, नहीं, लेकिन मिस जस्टिनो दूसरे मिलिट्री बेस पर जाकर सुरक्षित रहेंगी। इस पर कॉल्डवेल ने कहा, पर तब क्या होगा जब उन हंगरीज के पौधों में लगे पॉड्स फूट जाएंगे? तब तो ये इन्फेक्शन हवा के जरिए फैलने लगेगा और फिर इससे कोई नहीं बच पाएगा। मेलिनी ने कहा, पर आप ही ने तो कहा था कि वे पॉड्स काफी मजबूत हैं। ये सुनकर कॉल्डवेल ने बताया, माना कि वे पॉड्स काफी ठोस हैं, लेकिन ज्यादा गर्मी और ज्यादा नमी से वे नरम होकर फूट सकते हैं। इसलिए मेलिनी, जस्टिनो की खातिर तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी ही होगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें जरा भी दर्द का एहसास नहीं होगा। इस पर मेलिनी जस्टिनो के लिए अपनी कुर्बानी देने को राजी हो गई। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आई। उसने कॉल्डवेल से पूछा, मेरे मरने के बाद मेरे जैसे बाकी हाइब्रिड बच्चों का क्या होगा डॉक्टर? आप लोग तो उन्हें खत्म कर देंगे। डॉक्टर, क्या आपको अब भी लगता है कि हम हाइब्रिड्स केवल इंसानों की नकल करते हैं? क्या हम जिंदा नहीं हैं? इस पर डॉक्टर ने कहा, नहीं मेलिनी, तुम लोग एक जीवित प्राणी हो। ये सुनकर मेलिनी ने कहा, फिर तुम इंसानों को बचाने के लिए हम अपनी कुर्बानी क्यों दें? जिस तरह आप अपनी प्रजाति को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं,
हमारी प्रजाति भी तो वही कर रही है, फिर हम गलत कैसे हुए? मेलिनी ने आगे कहा, डॉक्टर कॉल्डवेल, अगर आप जिंदा रहना चाहती हैं तो इस मोबाइल लैब से बाहर मत आइएगा। ये कहकर मेलिनी ने वहां से माचिस की डिब्बी उठाई और लैब से भागकर उस टावर के पास आ गई जिसे हंगरी फंगस की बेलों ने घेर रखा था। दूसरी ओर कॉल्डवेल मेलिनी को ढूंढते हुए लैब से बाहर निकल आई, लेकिन तभी उन हाइब्रिड बच्चों ने कॉल्डवेल को घेर लिया और कॉल्डवेल उनका शिकार हो गई। इसी के साथ उधर मेलिनी ने फंगस के बेलों में आग लगा दी, जिससे वे पॉड्स फूटने लगे और उसके सूक्ष्म बीज हवा में हर तरफ फैल गए। ऐसा करके मेलिनी ने इंसानों और हंगरीज के बीच संघर्ष को खत्म कर दिया और अपनी प्रजाति को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया। तभी सार्जेंट वहां आया। हवा में इन्फेक्शन फैलने से सार्जेंट भी धीरे धीरे हंगरी में बदलने लगा। उसे देख मेलिनी ने घबराते हुए कहा, सार्जेंट, आप लैब से बाहर क्यों आए? क्या मिस जस्टिनो अब भी लैब में है? इस पर सार्जेंट ने हाँ में जवाब दिया और कहा, मेलिनी, तुमने ऐसा क्यों किया? इससे तो अब दुनिया का अंत हो जाएगा। पर मेलिनी ने कहा, नहीं, इससे दुनिया का अंत नहीं होगा, बस अब ये दुनिया आप इंसानों की नहीं रहेगी। तभी सार्जेंट हंगरी में बदलने लगा, पर उसने मेलिनी को गन देते हुए कहा, मेलिनी, इससे पहले कि मैं बदल जाऊं, मुझे खत्म कर दो। ये सुनकर मेलिनी ने सार्जेंट के खूंखार होने से पहले उसे गोली मार दी। इसी दौरान दूसरी ओर जस्टिनो बेहोशी से जागी। खुशकिस्मती से लैब का एयरलॉक बंद था, इसलिए जस्टिनो इन्फेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन हवा में बिखरे राख को देख उसे सारी बात समझ आ चुकी थी। मेलिनी उसके सामने ही दरवाजे के पास खड़ी थी। अब जस्टिनो भी समझ चुकी थी कि ये मानव जाति का अंत है और पृथ्वी पर हंगरीज की प्रजाति की नई शुरुआत होने वाली है। अपने आंसुओं को पीकर उसने इस हकीकत को अपना लिया था। कुछ समय बाद मेलिनी ने मिलिट्री बेस के अपने साथियों और उन जंगली हाइब्रिड बच्चों को एकजुट कर लिया। अब जस्टिनो लैब के अंदर से ही उन हाइब्रिड बच्चों को एजुकेशन देती थी और अब यही उसकी जिंदगी थी। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।